हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं, गौर से देखिएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट, क्रिटिकल पैरामीटर्स और उसके बाद मैक्सवेल्स वेलोसिटी या मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर कुछ क्वेश्चन। ये पोर्शन ऐसा है जिसको आपने सबसे कम रिवाइज किया है, बहुत तेजी से पढ़ा है, बहुत प्रेशर में पढ़ा है। शुरुआत के पोर्शन और भी YouTube चैनल्स करा रहे हैं और भी टीचर्स करा रहे हैं और आपने उसे कई बार पढ़ लिया है, उसका टेस्ट दे लिया है। मैं उसको भी कवर करूंगा, पर पहले हम इसे देखकर इसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, द इफेक्ट विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कूलिंग। चार ऑप्शंस हैं, सीबैक इफेक्ट, जेटी इफेक्ट, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन और पेल्टियर इफेक्ट। जेटी इफेक्ट यानी जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। आप जानते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड। जूल थॉमसन इफेक्ट से क्या होता है, या तो कूलिंग होगी, या तो हीटिंग होगी, या फिर क्या हो सकता है, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। तीनों केसेस आ सकते हैं, ठीक है। पर आप इसको कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका जेटी इफेक्ट सही होगा। लेकिन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से भी आप कूलिंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। यानी बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य यह है कि आपको जेटी इफेक्ट और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझा सके। जब एक्सट्रीम लेवल पे कूलिंग करनी होगी आपको, तब आप क्या करेंगे, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन 4 केल्विन, 2 केल्विन, 0.02 केल्विन, 0.0015 केल्विन, ये सारे टेम्परेचर्स पाने के लिए आप एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यूज करते हैं। लेकिन जूल थॉमसन इफेक्ट से जब भी कूलिंग होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू दिस। टेम्परेचर में 5 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स। ओके, तो ये है डिफरेंस जेटी इफेक्ट और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि हीलियम को आपको कूल करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कोई रियल गैस की कूलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, जेटी इफेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ये भी जरा देख लीजिए। आपने पढ़ा नहीं है, पर इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट है ये, ठीक, या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। देखिए क्या होता है, आपने थर्मोकपल नाम सुना होगा। थर्मोकपल, दो आपके मेटल्स हैं, मान लीजिए दो आपके मेटल्स हैं, इन मेटल में एक का टेम्परेचर कुछ और है, दूसरे का टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा बना लेते हैं, एक मेटल ये है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, इस मेटल का टेम्परेचर कुछ और है। इन दो मेटल्स को जब आप आपस में जोड़िएगा तो इनके बीच टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगता है। ये इफेक्ट थर्मोकपल की वजह से थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी थर्मल से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं, इसे सीबैक इफेक्ट कहते हैं। इसके अपोजिट, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज देकर, दो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराकर दो का टेम्परेचर अलग अलग करते हैं, तो उसे पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सीबैक इफेक्ट का जस्ट अपोजिट है पेल्टियर इफेक्ट। दोनों थर्मोकपल में यूज होते हैं, ठीक। क्योंकि थर्मोकपल आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए इन दोनों इफेक्ट को भी आपको नहीं जानना है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, फॉर रियल गैस इक्वेशन P plus AN upon V square, V minus NB is equals to nRT, ये इसके लिए क्रिटिकल वॉल्यूम का कौन सा एक्सप्रेशन होगा। तो देखिए आपके सिलेबस में तो एक ही रियल गैस का इक्वेशन है, P plus A upon V square, V minus NB is equals to nRT, ठीक है। लेकिन रियल गैस इक्वेशंस और भी होते हैं। मैंने रियल गैस इक्वेशंस को यूज करके कैसे आप क्रिटिकल पैरामीटर्स निकालते हैं, ये चीज बताई है अपने थर्मल फिजिक्स के लेक्चर में, ठीक है। 2-4-10 बच्चों ने उसकी क्लास की थी, पर फिर भी आपको यही याद रखना है, और इसके जो 3 पैरामीटर्स हैं सिर्फ उनके 3 वैल्यूज याद रखने हैं, ठीक है। पर जब आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर आप कोई और एग्जाम देंगे हायर लेवल का,
तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दैट वी विल कवर लेटर। पर इसके लिए आप जानते हैं क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, इसे मिटा देते हैं और क्रिटिकल पैरामीटर्स लिखते हैं। VC क्या होता है, 3B होता है। PC क्या होता है, A/27B² होता है। और TC क्या होता है, 8A/27RB होता है। ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर N भी ले आए हैं, N भी लेकर आए हैं, इसलिए VC 3B के जगह 3NB हो जाएगा और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पैरामीटर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको बता दिया गया है 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 50 आपको करने हैं। अभी मॉडल पेपर आया है, मॉर्निंग में ही मेरे पास आया है, तो आपके पास 15 क्वेश्चंस का ग्रॉस है। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं, सिर्फ ऑप्टिक्स कर लेते हैं या सिर्फ थर्मल फिजिक्स कर लेते हैं, तो भी आप पास तो अच्छे नंबर से हो ही जाएंगे सर। और अच्छी बात यह है कि इस बार आप टॉप कर सकते हैं, 90%, 95%। थियरी में पा जाइए, प्रैक्टिकल में बने वो काट लें, ठीक है। आप 50 आउट ऑफ 50 भी पा सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का ग्रॉस है सर। 15 क्वेश्चन आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आपको 15 क्वेश्चंस का फ्री मिल रहा है, छोड़ दो तुम। आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने दो पेपर भी अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 30-35 नंबर तो आराम से उठ जाने हैं, ओके। चलिए, यानी 60-70% तो आ ही जाएगा। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए, इन जेटी इफेक्ट डैश इज कांस्टेंट। जेटी इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या कांस्टेंट होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या कांस्टेंट होता है? आपको याद आ गया होगा, जिसे याद आ गया है कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, इन जेटी इफेक्ट डैश विच थिंग इज कांस्टेंट। एक ही चीज कांस्टेंट होती है, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे बताने से पहले कॉपी खोल के देख लीजिए, मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी खोल के देखिए और तब आप कमेंट कीजिए कि सर हाँ पता चल गया, ये चीज कांस्टेंट होती है। क्योंकि शुरुआती लाइन में ही इसको लिखा गया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहीं से निकलता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। क्या होता है? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। बच्चों को एंट्रोपी से डर नहीं लगता है, एंथैल्पी से लगता है। पर एंट्रोपी एंथैल्पी से खतरनाक चीज है, ठीक है। आज आपके एंथैल्पी का थोड़ा सा डर खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, जेटी इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, जेटी इफेक्ट को और किस नाम से जानते हैं? थ्रॉटलिंग इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और कॉम्पटन इफेक्ट। क्या क्या नाम होता है आप जानते हैं? इसमें भी दो ऑप्शन आई हैं। कौन कौन से? थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जेटी इफेक्ट के ये दो और नाम हैं। क्लियर है? ये सब तो बेसिक है। अब देखिए, एंथैल्पी इज गिवन एज, यहां पर आपकी सांस रुक जाएगी कि एंथैल्पी को कैसे दिया जाता है। या पूछ देगा द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी इज, बस सर क्या होगा, याद नहीं आ रहा है, कैसे होगा? देखिए, एंट्रोपी वगैरह आपने कई बार पढ़ रखा है, पर एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ जूल थॉमसन इफेक्ट में आपने पढ़ा है या फिर केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो जिसे केमिस्ट्री याद आएगी वो इसको कर लेगा, जिसे नहीं याद आएगी वो नहीं कर पाएगा। पर आप ध्यान रखिए, एंथैल्पी का दो फॉर्म हमने दिया है, H और DH। देखिए H कैसे लिखते हैं? एंथैल्पी को हम आपको बताएं, एंथैल्पी को आप याद रखिए टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द सिस्टम। क्या लिखिएगा? टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द सिस्टम। ओके, चलिए, एंथैल्पी टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल फिजिक्स लेक्चर 1 में, थर्मल फिजिक्स लेक्चर 1 MCQ 1 नहीं, उसमें मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में अच्छे से बताया है। नहीं बताया है, आप नहीं देखना चाहते तो यहां देख लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए, वहां भी आपका नुकसान नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के पास, इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के पास। ये इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है सिस्टम के। और दूसरी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो सिस्टम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है।
अब सवाल ये कि इंटरनल एनर्जी भी तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है सर, पर एक स्पेशल केस में होती है। सिस्टम अपनी पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जैसे सिस्टम के पास कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है, सिस्टम है, एटम है, दो एटम, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी को कभी वो मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदल सकता। एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस वाइब्रेशन की अपनी एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इसको कभी वो मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदल सकता। ये किसको बदल सकता है? अपने वॉल्यूम वाले जो एनर्जी होती है, वॉल्यूम वाली, उसको बदलता है। ठीक है, इसीलिए P डेल्टा V आता है। ठीक, तो आप एंथैल्पी कैसे याद रखेंगे? टोटल एनर्जी Q इज इक्वल टू डेल्टा Q क्या होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और H क्या होता है? U प्लस PV। डेल्टा H क्या होगा? आइए डेल्टा H निकालते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ P डेल्टा V क्या होगा? P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। क्लियर है? दो आपके पैरामीटर्स हैं, इनको अगर डिफरेंशिएट करना है आपको तो पहले को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले को करेंगे। अब आप एक चीज और जानते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है? T डेल्टा S होता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू T डेल्टा S। अब देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू T डेल्टा S है, तो डेल्टा U आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V, फर्स्ट लॉ से, और फर्स्ट लॉ से P डेल्टा V लिखते ही ये क्या आ जाएगा? T डेल्टा S माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा U की ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? यहां से डेल्टा U ले आके रखिएगा तो एंथैल्पी क्या आएगी? डेल्टा H इज इक्वल्स टू T डेल्टा S माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा H का एक्सप्रेशन आ जाएगा T डेल्टा S प्लस V डेल्टा P। या फिर DH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TDS प्लस VDP। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस PV। DH इज इक्वल्स टू क्या होता है? TDS प्लस VDP। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपको डर लगता है एक बार खुद से करके देख लीजिए, आपको एक परसेंट की भी दिक्कत नहीं होगी। खुद से एक बार कीजिए, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आप तुरंत निकाल लीजिएगा 1 मिनट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर इज, इन्वर्जन टेम्परेचर इज, इसे मिटा देते हैं, बताइएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर इज, वैल्यू बतानी है। ठीक, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। याद आ रहा है? TI से दिखाते हैं, TI से, इन्वर्जन टेम्परेचर TI। किसी को याद आ रहा है? चलिए इन्वर्जन टेम्परेचर की आपको पूरी कहानी बताते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर की पूरी कहानी गौर से सुनिएगा। म्यू जो होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। म्यू को आप देते हैं 1/Cp। ठीक, 1/Cp 2A/RT माइनस B। ये आपका म्यू का एक्सप्रेशन है। ठीक है, म्यू का एक्सप्रेशन, ये चीज आपको याद रहेगी तो बहुत फायदा करेगा। ठीक, यहीं पर हम सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे, आप हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। बेसिक आपने जो मॉडल पेपर भी देखा है, मॉडल पेपर में आपको सारे क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिले हैं। पहला क्वेश्चन आपका बस न्यूमेरिकल है। कौन सा? मॉडल पेपर में जब आपने देखा पहला क्वेश्चन है आपका E प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 पे है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है। थर्मल फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके अलावा नहीं है, पर एग्जाम में आएगा, पर मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का आएगा जिस लेवल का मैं आपको करा ले रहा हूं। ठीक है, तो ये है कि आप सब कुछ कवर कर रहे हैं। जिसने ये कर लिया उसके लिए वो सारी चीजें क्या है? हलवा, पूरी हलवा। ठीक है, चलिए देखिए, म्यू इज इक्वल्स टू 1/Cp 2A/RT माइनस B।
ये भी नहीं याद होता है तो ये तो याद होना चाहिए, कुछ तो याद होना चाहिए, कुछ तो याद होना चाहिए। देखिए 2a RT माइनस बी में 2a अपॉन RT माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक, तो यहां से t क्या आएगा, t आ जाएगा अपना 2a RT, ऐसे कर 2a अपॉन RT इज इक्वल टू p, या t इज इक्वल टू 2a अपॉन RB। ये जो वैल्यू है 2a अपॉन RB, इसी को हम लोग TI से दिखाते हैं। TI इज इक्वल टू 2a अपॉन RB, ठीक है। और TI को ही कहते हैं आप इन्वर्जन टेम्परेचर, याद रहेगा, TI को ही आप कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, देखिए टेम्परेचर जब इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ठीक, याद रखिएगा, T ग्रेटर देन TI होगा तो आपको क्या मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। T लेस देन TI होगा तो आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और T इज इक्वल टू TI होगा तो नो चेंज होगा, नो चेंज। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, और ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से जरूर आए, ठीक है। अगर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर वगैरह पूछा, जूल थॉमसन इफेक्ट पूछा, यहां से भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, एक और चीज होता है, देखिए 2a अपॉन RT इज, ये 8वां देखिए, 7वां भी छोड़ दीजिए, 8वां क्वेश्चन देखिए और मुझे जवाब बताइए। इफ 2a अपॉन RT इज ग्रेटर देन B, then we will have cooling, heating, can't determine, no change। आंसर बताइए 8वें का, पॉज कीजिए वीडियो और उसके बाद इसको देखिए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर बताइए। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, बताइएगा। आप तो बता ही लिए होंगे मुझे कैसे ही पता चलेगा। देखिए यहां बताते हैं आपको, लिखा है 2a अपॉन RT इज ग्रेटर देन B। यहां से T का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ और B से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2a अपॉन RB इज ग्रेटर देन T। क्लियर है, 2a अपॉन RB इज ग्रेटर देन T, और 2a अपॉन RB है क्या, TI, यानी कि यहां क्या लिखा है आखिर, TI इज ग्रेटर देन T लिखा है, TI इज ग्रेटर देन T लिखा है, TI इज ग्रेटर देन T लिखा है, यानी कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट। क्लियर है, गौर से देखिएगा, TI इज ग्रेटर देन T, कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है इफ PC, TC and VC are critical parameters of van der Waal gas obeying P plus A upon V square, V minus B is equals to RT, then RTC upon PC is equals to, RTC upon PC VC is equals to। आप जानते हैं कि अगर रियल गैस इक्वेशन ऐसे दिया जाए, अगर रियल गैस इक्वेशन ऐसा दिया जाए, ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया रियल गैस इक्वेशन जरूरी नहीं ऐसा दिया जाए, वैन डर वाल गैसेस होती हैं, वैन डर वाल ने इक्वेशन दिया था, मोस्ट ऑफ द गैसेस ऐसा इक्वेशन फॉलो करती हैं, पर ये जरूरी नहीं है। आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है। तो यहां पर इसके लिए RTC अपॉन PCVC क्या होगा, देखिए RTC अपॉन PCVC यहीं से निकल कर आ जाएगा। आप जब करेंगे R इंटू TC अपॉन PCVC तो देखिए क्या आएगा, R 8A अपॉन 27 RB अपॉन PC करेंगे A अपॉन 27 B स्क्वायर और BC 3B। देखिए B स्क्वायर से B कैंसिल, B से B कैंसिल, 27 से 27, 8 से 8, R से R, क्या बचा 8 अपॉन 3। क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अगला देखिए, चूज द करेक्ट रिलेशन। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा था पर बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा था, ठीक, गलत ऑप्शन दिया था। मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, देखिए
लिखा है वी आरएमएस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल, इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है। इसका रेशियो और इनके बीच रिलेशन ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ से देखिए, ठीक, ग्राफ से देखिए और हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ से देखिए हमेशा याद रखिए। यहां होता है आपका dn/n, यहां होता है वेलोसिटी v, ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ जीरो पे नहीं आता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पहले पैराबोलिक होता है, उसके बाद ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है, ठीक। तो हम लोग ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, यहां पैराबोलिक होता है, यहां एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है, तो सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे बना देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ग्राफ, यहां पैराबोलिक होता है, इस तरीके से नहीं उठता, ठीक। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ा और ज्यादा ऊंचा ग्राफ बनाते हैं, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ द एटम्स या मोस्ट नंबर ऑफ द पार्टिकल। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कौन सी वेलोसिटी रखें, तो आप ही बताइए। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी है, यहां वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा पार्टिकल्स रखें। देखिए देखिए इस वेलोसिटी को रखने वाले पार्टिकल्स सबसे ज्यादा है, दिख रहा है आपको, इस वेलोसिटी को रखने वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा है, ये वेलोसिटी रखने वाले उससे कम, ये वाले उससे कम, ये वाले उससे कम, है ना, है ना। तो देखिए ये वेलोसिटी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, वीएमपी, क्लियर है। उसके बाद देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा आएगी, पूछिए क्यों। ये कर्व यहीं पे शुरू होता है पर ये खत्म होता है इनफाइनाइट पे, ऐसे चलता है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप मान लीजिए ये मोस्ट प्रोबेबल है, आप जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, मोस्ट प्रोबेबल मान लीजिए आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रहा है, तो 0 से 4 और फिर 4 से आपको इनफाइनाइट तक जोड़ना है, तो एवरेज कितना आएगा, 0 से इनफाइनाइट तक का एवरेज कितना आएगा भाई, कुछ 4 से ज्यादा ही आएगा, ठीक। तो याद रखिए, याद रखने का तरीका है कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ी सी आगे होती है, वी एवरेज, और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम होते हैं। तीसरा आता है वी आरएमएस, आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी से भी कम होती है, ये है आपकी वी आरएमएस, बात क्लियर है। तो ये ग्राफ आप हमेशा याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वी आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वी आरएमएस, तो आंसर कौन सा सही हो गया, मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वी आरएमएस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, आप वैल्यू से भी याद कर सकते हैं, और वैल्यू से याद करना तो और आसान है, ठीक है। देखिए क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, √2RT/m, एवरेज क्या होती है 8RT/πm, और VRMS क्या होती है √3RT/m। इसका रेशियो कितना हुआ, गौर से देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज RMS इज इक्वल्स टू √2 8/π√3, 8/π की वैल्यू कितनी होगी 3.14, 8 को डिवाइड करना है 3.14 से, ठीक है, कर देते हैं आपके सामने। $720, यानी कि कितने बार में जाएगा, ज्यादा ही आएगा, नहीं 72, ठीक है, 2.2 समथिंग दिख रहा है आपको, 2.2। एक बार कैलकुलेटर से भी कर देते हैं, 8/5, 2.5 आ रहा है सर, गड़बड़ है, 2.5, ठीक है, 2.5 आ रहा है। तो ये है √2, ये है √2.5 और ये है √3। आप बताइए
√2, √2.5 और √3, इसमें कौन बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? √3, तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे अधिक। ये क्या है? √2.5, तो एवरेज वेलोसिटी उससे कम, और √2 सबसे कम होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ये रेशियो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, 1.414, और इसकी 1.732, इसकी करके बता देते हैं 1.5 क्या पता है? 1.58, 1.6 के आसपास। देख रहे हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी यहां से भी है, ठीक है। चलिए, तो ये सेट तो आपका खत्म हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है आपके सामने। एक चीज मैंने मिस कर दी, मैं बॉयल्स टेम्परेचर बता रहा था पर क्वेश्चन में आगे निकल गया। देखिए बॉयल्स टेम्परेचर जो है उसे हम टीबी से दिखाते हैं, टीबी, और इसकी वैल्यू होती है A/RV। इसे बॉयल्स टेम्परेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर रियल गैस को आप बॉयल्स टेम्परेचर पे, उस गैस के लिए A भी होगा, B होगा, उसमें A/RV कैलकुलेट कीजिए, जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर पे अगर गैस को आप रखेंगे तो वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा, PV इज टू कांस्टेंट, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा इस टेम्परेचर पे, इसलिए इसको कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर, रियल गैस के लिए डिफाइन हुआ, ठीक। एक और चीज आती है इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर में रिलेशन। जरा इन्वर्जन टेम्परेचर देखिए, Ti इज इक्वल टू क्या होता है? 2A/RV। यहां से क्लियरली ये 2TB लिखा हुआ है, यानी Ti क्या है? 2 टाइम्स TB। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। आपको बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर दोनों की डेफिनेशन, इन्वर्जन टेम्परेचर में जो केसेस है वो, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू, बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू, और इन्वर्जन और बॉयल्स में जो रिलेशन है, ये सारी चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है, इनमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं, पर बच्चों ने बहुत कंफ्यूजन में गलती कर दी, ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां से भी उठाए हैं, ठीक। चलिए देखिए, अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन अ कप, द एंट्रोपी विल। देखिए, आप चाहे कुछ भी करें, आप चाहे कुछ भी करें, एंट्रोपी का मेजरमेंट आप सीधे सीधे कर नहीं पाते। आप हमेशा एंट्रोपी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? आप हमेशा एंट्रोपी का मेजरमेंट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, न कितना पानी है, न कितना आइस है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इस जनरल क्वेश्चन को कैसे डील करना है? चेंज इन एंट्रोपी अगर पूछेगा तो आपके सामने फॉर्मूले हैं बहुत सारे, जैसे आप कैलोरीमेट्री का लॉ लगा लेंगे, आप लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगा लेंगे, और उसके बाद आप फाइनल टेम्परेचर वगैरह निकाल लेते अगर ये न्यूमेरिकल होता तो, ठीक है। आप डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस NR log V2 अपॉन V1 से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते थे, ठीक है। आप और भी कोई भी फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हैं, ml अपॉन टी से निकाल सकते हैं, mc डेल्टा टी अपॉन टी से निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है कि एक पीस ऑफ आइस है जो कप में डाला जाता है जिसमें पानी है, एंट्रोपी क्या होगी? आप मुझे बताइए, अगर आप एक आइस लेकर कप में डाल दिए, आप बताइए ये कौन सा प्रोसेस है? ये आप रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, इरिवर्सिबल कर रहे हैं, आपने स्टिमुलेट किया है, या ये नेचुरल प्रोसेस है? ऑब्वियसली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब तक आप इसको फिर से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल वर्क करके इस आइस को वाटर में नहीं बदल सकते, उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। जब तक ऐसा आप एक्सटर्नल कुछ नहीं करेंगे तब तक वापस चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। दूसरा, ये प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। आप जानते हैं हर नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है,
ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बात खत्म। क्लियर है? तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आप अगर मान लीजिए इतना बर्फ पड़ गया कि बर्फ जो पानी है वो भी बर्फ में बदल गया, ठीक है, या इतना कम बर्फ पड़ा कि पानी का टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ, तो एंट्रोपी विल अनचेंज्ड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है, लॉजिकल सोचना है। आप ये सारी चीजें तब सोचेंगे जब आपके सामने क्या होगा, आपके सामने डेटा रहेगा। ठीक है, और कभी भी आपको कोई प्रोसेस दे दिया तो 99% प्रोसेसेस में एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तब तक डिक्रीज नहीं हो सकती जब तक कि वो प्रोसेस क्या, अनचेंज कब होगा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोलेटेड प्रोसेस रहेगा, तभी एंट्रोपी अनचेंज होगी, उसके अलावा हो ही नहीं सकती। बात क्लियर है? तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। आसान सा क्वेश्चन था पर कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को, इसलिए डिस्कस कर दिया। अगला देखिए, फॉर कार्नो साइकिल नेट एंट्रोपी चेंज इज। देखिए इसमें दिक्कत यह है कि आप Q1 हीट, चार प्रोसेसेस हैं इसमें। पहला है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप जब देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि भाई हो सकता है इसमें एंट्रोपी बढ़े। ठीक, आप कह रहे हैं कांस्टेंट भी हो सकती है। देखिए दो प्रोसेसेस है तो इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और एक चीज आप जानते हैं, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू 0 होगा। आपको कार्नो साइकिल बना के दिखाते हैं, P है, ये V है, ये आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है और ये भी एडियाबैटिक है। ये चार प्रोसेसेस होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है, तो डेल्टा एस क्या होगा, 0 होगा। यानी इस प्रोसेस में डेल्टा एस 0, इस प्रोसेस में डेल्टा एस 0। ठीक है, अगला देखिए, अगली बात देखिए, दूसरी चीज आप जब इसको देखते हैं, यहां पे Q1 हीट दी जाती है सिस्टम को, और यहां पर सिस्टम से Q2 हीट ली जाती है, और इस तरह से ली जाती है कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2 होता है। ठीक है, तो चेंज इन हीट कितना, Q1 दिया गया। ठीक, तो डेल्टा Q का वैल्यू Q1 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q की वैल्यू यहां क्या है, Q2 अपॉन T2। तो डेल्टा S1 जो एंट्रोपी में चेंज इस प्रोसेस में हुआ, वही एंट्रोपी में चेंज इस प्रोसेस में भी हो गया। इसलिए यहां पे नेट एंट्रोपी चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। एक बार आपने हीट दी, एक बार हीट ली, यहां पे एंट्रोपी बढ़ी, यहां एंट्रोपी घट गई, टेम्परेचर अलग अलग था इसलिए आपका नेट एंट्रोपी 0 हो गया। ठीक, डेल्टा S1 इज इक्वल्स टू डेल्टा S2, यहां एंट्रोपी चेंज 0, यहां इसके बराबर, लेकिन अपोजिट साइन, इसलिए नेट एंट्रोपी 0। इसको एक और तरीके से आप याद रखते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये चीज मैंने आपको बोला था कि याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको बार बार आता है कार्नो इंजन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि नेट एंट्रोपी 0 है। नहीं तो आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि कार्नो इंजन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इन अ रिवर्सिबल, आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस, नेट एंट्रोपी चेंज इज 0। बात खत्म। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट याद रखिए, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो नेट एंट्रोपी चेंज क्या होगी, 0। अगर आपको प्रूफ कर दे, कोई बोल दे कि प्रूफ कर दो, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए। बहुत गर्मी है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 7 बज रहे हैं। देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। मैं बहुत सुबह 6 बजे से आज शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कल भी शाम को बहुत बिजी था। खैर चलिए कोई बात नहीं। If two gases are at same temperature, their average kinetic energy is same. इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं, एंट्रोपी इज सेम। क्या होगा ऑप्शन? ठीक,
आप जानते हैं दो गैसेस हैं सेम टेम्परेचर पे, एक गैस ए है एक गैस बी है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या, इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या, इसकी एंट्रोपी सेम होगी क्या, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? क्यों नहीं इंटरनल एनर्जी को आप सेम कर सकते हैं, क्यों नहीं एंट्रोपी को सेम कर सकते हैं? बच्चों ने क्वेश्चन किया और उन्होंने सही किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ kT होता है, ठीक, 1/, एक डायरेक्शन में 3/2 RT होता है एक मोल के लिए। जब पर मॉलिक्यूल बोल देगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 3/2 kT हो जाएगा। यहां पर कोई टर्म नहीं आ रहा है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर दो गैसेस के लिए सेम है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैसे भी सेम होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, आप ऑप्शन ए लगाकर आ जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ऑप्शन बी और सी क्यों गलत है, क्योंकि आपने बी और सी के बारे में सोचा ही नहीं। उसके लिए मैं यहां हूं, ठीक। देखिए बी और सी क्यों गलत है। इंटरनल एनर्जी, जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आइए जरा देखते हैं इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला जिसे कहते हैं F/2 RT या F/2 kT। याद आ गया? अब समझ गए। टू गैसेस have same internal energy if their degrees of freedom will be same and the temperature will be same, then they have same internal energy, ठीक है, then they have same internal energy। अभी आप क्या कह रहे हैं, टू गैसेस, पता नहीं मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है क्या है फलाने, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी सेम हो जरूरी नहीं है। अब आइए देखते हैं आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ, एंड जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है उसे नर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। कुछ स्पेलिंग नहीं याद आ रहा, नर्स्ट माफ कीजिएगा हमको, ठीक, नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, या आप उसको एक और इक्वेशन से दिखाते हैं, बोल्ट्जमैन इक्वेशन, S = K ln ओमेगा। यहां एंट्रोपी है, K है, ln और ओमेगा, ओमेगा क्या है, ये डिसऑर्डरनेस है। इसे आप कैलकुलेट करते हैं कब, जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। खैर इस साल तो फाइनल ईयर भी नहीं पढ़ पाए बेचारे लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो S है, ओमेगा है, ये चीज आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी, है ना, थोड़ी सी आपने पढ़ी है। तो आप जब ये ओमेगा देखते हैं, ओमेगा जो डिसऑर्डरनेस है वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक टाइप की गैस के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे NaCl में Na यहाँ है और Cl यहाँ है, इसके बाद एक Na पढ़ना चाहिए, एक Cl पढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए Cl की जगह एक और Na आ गया, तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डरनेस है, ठीक, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा ओमेगा में, ठीक। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट वगैरह कहते हैं, वो सब तो बाद की बात है, ठीक। ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से डिफाइन करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं और हर एक मॉलिक्यूल के पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दो गैसेस के लिए एंट्रोपी भी सेम हो जरूरी नहीं है, ठीक। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, दो गैसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। बात क्लियर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, और हाँ, अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछा जाए तब, चेंज इन एंट्रोपी पूछा जाए तब नहीं सेम होगा। पूछे क्यों? क्योंकि एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होती है, ठीक है। टेम्परेचर को हटाकर आप इसमें प्रेशर भी कर सकते हैं। एंट्रोपी का आप फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी आपको बताया 2.303 NCV log T2/T1 टेम्परेचर प्लस NR log V2/P1। यहां पर T2/T1 को P1V1/P2V2 करके आप चेंज कर दीजिए तो P1V1 P2V2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाएगा 2.303 CV log P2/P1 प्लस NCP log V2/V1। तो यहाँ P और V के फॉर्म में आ गया। तो आप भले टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे पर ये P और V के वेरिएशन से भी एंट्रोपी बदल सकती है, ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी तो हो गई, होपफुली अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस। आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया। क्यों गलत किया मुझे नहीं पता, क्यों गलत किया भाई साहब? आपको क्लियर नहीं था क्या? आप सही से पढ़े नहीं थे भाई? टीचर का तो दोष नहीं दिया जा सकता है, टीचर का दोष नहीं देना चाहिए, बच्चों का दोष देना चाहिए। हम ऐसे थोड़े बोल सकते कि आपको कौन टीचर पढ़ा दिए, ठीक। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज ऑफ ए डायटोमिक गैस। आप जानते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, डायटोमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6। और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है? Cp अपॉन Cv, जिसे आप गामा से दिखाते हैं। और गामा होता है क्या है? 1 + 2 अपॉन F। मोनोएटॉमिक गैस के लिए F = 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 अपॉन 3, 3 2 5 अपॉन 3, 1.66, 5 अपॉन 3, 1.66। डायटोमिक के लिए आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, 1.4। और गामा ट्राइएटॉमिक के लिए 1 + 2 अपॉन 6, 1 + 1.3, 4 अपॉन 3, 1 + 1.33। ये पूछा था साहब, 1.4 तो पूछा था। आपने कितने बार निकाला है? बहुत सारे बच्चे 1.33 पे टिक लगा के, 1.66 पे टिक लगाकर, रैंडम टिक लगाकर आ जा रहे हैं। क्यों क्यों भाई, क्या गलती है इसमें? 1.4, ठीक। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट अभी क्लियर है? अभी देखिए एक और क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल चेंज इज। आपको एक चीज हमेशा, जो पढ़ाई करता होगा उसको एक चीज हमेशा ये प्रॉब्लम करती होगी कि सर आपने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबेटिक। देखिए आइसो बारिक प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस आप कभी नहीं पढ़ते, उसके लिए स्पेसिफिक हीट क्यों नहीं पढ़ते? सीपी की वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv + R। Cv की वैल्यू क्या होती है? F/2R, ठीक है। और इसकी क्या होती है? 1 + F/2 + 1 × R, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, ठीक, ये होती है। Ct स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? देखिए स्पेसिफिक हीट हो चाहे जो भी हो, आप कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा Q, जो हीट आपको देनी पड़े, अपॉन डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। पर यूनिट टेम्परेचर के लिए, पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए जो हीट आपको देनी पड़े वही स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिक क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका अमाउंट आप कांस्टेंट कर लेते हैं, जैसे 1 मोल के लिए, 1 ग्राम के लिए, ऐसे। तो मान लीजिए स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, यानी कि आप ये चेंज होने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लीटर पानी दिया गया, उसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं और ऊपर से आप उसमें से भाप, आप उसमें से पानी में से एनर्जी निकाले जा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिंपल वैसे ही है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आपने टेम्परेचर बदलने ही नहीं दिया, और अगर आपने टेम्परेचर बदलने ही नहीं दिया तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यानी 1 डिग्री आपको बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। आप कितनी भी हीट देंगे हम हीट निकाल देंगे, तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0, यानी Ct क्या हो जाएगा? 1/0, यानी इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? ये चीज मैंने पहले बता रखी है अपने बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चे। Ct = इनफाइनाइट, ठीक है, Ct = इनफाइनाइट। अब कांस्टेंट एंट्रोपी या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, और स्पेसिफिक हीट क्या होगी? देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा Q = 0 होता है, तो डेल्टा S भी 0 होगा। इसीलिए बोलते हैं कि एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डेल्टा Q 0 तो डेल्टा S भी 0, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडियाबेटिक स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो डेल्टा Q 0 कर देंगे तो CS क्या आ जाएगा? CS आपका 0 आ जाएगा।
तो एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी पे स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? 0 आएगी। बात समझ में आ गई? तो आज आपको चारों एंट्रोपी पता चल गई, कुछ नया पता चला। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये सारे तो हो गए। अगला देखिए 16th क्वेश्चन, इफ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज v, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 4 लिए हैं और चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आरएमएस स्पीड पर ही हैं। गौर से देखिएगा, आप वी आरएमएस कैसे डिफाइन करते हैं? वी आरएमएस आप डिफाइन करते हैं √3RT/m। m क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप कहते हैं। ठीक, चलिए वी आरएमएस, मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए v है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए लिखे, मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए आप v लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू √3RT/ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और इसको लिख दें v डैश इज इक्वल्स टू √3RT, टेम्परेचर सेम है, अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। जरा इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा v डैश अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए ऊपर से सब कैंसिल हो जाएगा, आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास। क्लियर है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यही बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 32 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2, यानी कि क्या आएगा? 16 1 यानी 4 अपॉन 1 यानी 4 ही। ठीक है, यानी v डैश क्या आ जाएगा? 4 इंटू वी आ जाएगा। क्लियर है? 4v। ठीक है, क्लियर है? ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सैंपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सैंपल इज सेम देन रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज, बोल रहा है कि ये और ये सेम है। ठीक, रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर पता करना है। ठीक है, अब देखिए आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए √3RT ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए लिखिए √3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो हम क्या लिख दें? हम लिख दें √3RTO2 अपॉन MO2 इज इक्वल्स टू √3RTH2 अपॉन MH2। क्लियर है? यहां से हम अंडर रूट हटा देते हैं, 3R हटा देते हैं, यहां से भी अंडर रूट हटा देते हैं, 3R हटा देते हैं। देखिए पहले हाइड्रोजन दिया है फिर ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो रेशियो भी आपको इसी तरीके से निकालना होगा, हाइड्रोजन दिया है फिर ऑक्सीजन दिया है, यानी कि TH2 अपॉन TO2 निकालना है। क्या आ जाएगा? TH2 अपॉन TO2 इज इक्वल्स टू MH2 अपॉन MO2। क्लियर है? क्लियर है? MH2 अपॉन MO2, TH2 अपॉन TO2 इज इक्वल्स टू MH2 अपॉन MO2। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब मास ऑफ, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी आ जाएगा 1:8। 2 और 32, सॉरी 2 और 32, 1:16। ये रेशियो आएगा 1:16। क्लियर है? हाइड्रोजन पहले दिया है, ऑक्सीजन पर बाद में दिया है, तो उसी हिसाब से निकालेंगे। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, पर बच्चे थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है, अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था, 4 molecules have velocities 1357 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, their RMS velocity is। बहुत आसान क्वेश्चन है। RMS निकालने के लिए आप क्या करते हैं? VRMS is equals to √V स्क्वायर बार, यानी कि वेलोसिटीज का एवरेज निकाल के अंडर रूट करते हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर करना है आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
और इसका एवरेज निकालना होगा तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। 4 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आएगा देखिए 1 + 9 + 25 + 49 अपॉन 4, वो भी रूट में। मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूं कैलकुलेटर से ताकि टाइम ना वेस्ट हो और सही आंसर भी आ जाए। देखिए इसका आंसर आया है 81/4 √21, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास, ठीक है। ठीक है, आपके पास समय रहेगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं उसको, देखिए मिटा देते हैं इसको भी, ठीक है। गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। इफ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T इज V, ठीक, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, टेम्परेचर को डबल किया जाता है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, देन RMS स्पीड इज। कह रहा है पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या था, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, टेम्परेचर T पर इसका RMS स्पीड V है, आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 2T कर देते हैं, इसका RMS स्पीड आपको पता करना है। लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है, ठीक। यहां पर चेंज क्या होगा साहब, गौर से देखिएगा। पहले आपने V निकाला तो V = √3RT/m किया। यहां MO2 जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है, यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल नहीं रह गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, और एटम का मोलर मास 16, मॉलिक्यूल का 32, डायटोमिक, ठीक है। तो देखिए V कर दिया, अभी आपने जब V' किया तो क्या हो जाएगा 3RT, T की जगह 2T, टेम्परेचर कितना हो गया 2T अपॉन MO, क्लियर है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। जरा देखिए क्या हो जाएगा, V'/V इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आ जाएगा आपका V'/V MO2/MO इंटू 2T ऊपर रहेगा अपॉन T, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा हम कर रहे हैं। मास ऑफ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अरे ऑक्सीजन एटम, और 2T/T इंटू 2, ठीक है। तो देखिए ये 2 टाइम्स में जाएगा, यानी √2 इंटू 2 आएगा, √4 यानी 2, यानी V' क्या होगा 2V होगा, क्लियर है। क्या आंसर आएगा आपका 2V आएगा, ठीक। मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बना सकते, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। असली बात यह थी कि अगर डिसोसिएट हो गया तो मोलर मास चेंज हो जाएगा, ये चीज आपको बतानी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इन सारे क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना है, कैसे ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद करना है, बाकी सब आपके पेन चलाने की स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पर इतने क्वेश्चंस और कर लें कि आपका थर्मोडायनेमिक्स लगभग कंक्लूड हो जाए, उससे ज्यादा आपको करना ना पड़े, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास उसकी ट्रिक्स भी हैं, पर देखते हैं कि उसको आप एक वीडियो में उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे तो मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग जरूर कवर करेंगे, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।